नमस्कार, स्वागत है आपका। आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वाराणसी से। आपको खबर बताएंगे जहां पर तुफैल नाम के एक लड़के की गिरफ्तारी के बाद तमाम तरीके के राज खुल रहे हैं। बताया जा रहा है कि तुफैल पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। जासूस तुफैल से पूछताछ में कई तरह के बड़े खुलासे हुए हैं। पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप में तुफैल जुड़ा हुआ था। तुफैल के ग्रुप से पूर्वांचल के 800 नंबर जुड़े हुए थे और एटीएस की रडार पर ये सभी 800 नंबर हैं। पाकिस्तान की नफीसा से संपर्क में था तुफैल और तुफैल नफीसा को अहम जानकारियां भेजता है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। वाराणसी से तुफैल नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया गया और जब उससे पूछताछ की गई तो मालूम ये पड़ा कि तुफैल एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ था। इसमें 800 लोग थे। पाकिस्तान तक ये जानकारियां पहुंचाता था। इस ग्रुप में पाकिस्तान के भी कई लोग थे। एटीएस की रडार पर ये सभी 800 लोग हैं। एटीएस इन सभी लोगों से पूछताछ करेगी। अभिषेक हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारियां मिल रही हैं तुफैल के बयान के बाद? बिल्कुल, तुफैल की गिरफ्तारी के बाद से कई सारी बातें शबाब सामने आई हैं। देश में जब तनाव का माहौल था उस वक्त तुफैल अलग अलग जगहों पर जाकर कुछ धार्मिक सभाएं कर रहा था, जहां पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों को ये बात वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे पाकिस्तान में शरीयत को कानूनी जामा पहनाया गया है, वैसे ही यहाँ भी संवैधानिक अधिकार के तौर पर शरीयत कानून और उसके अलावा इस्लामिक कानून को लागू किया जाना चाहिए। इसको लेकर सोशल मीडिया पर सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। इस तरह की बातें वो कर रहा था और जो जानकारी मिल रही वो चौंकाने वाली है। नफीसा नाम की एक लड़की जो फैसलाबाद की रहने वाली है, तुफैल की उससे बहुत लंबे समय तक बातचीत हुई। इतना ही नहीं बल्कि तुफैल ने उसे नेपाल और पंजाब के रास्ते कुछ तोहफे भी भिजवाए। उसके बाद नफीसा से उसकी बातचीत इस कदर बढ़ने लगी कि वो सोशल मीडिया पर इस तरह के कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पाकिस्तान के भी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में बातचीत कर रहा था और ना सिर्फ किसी एक सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि उसको लेकर बाकायदा जाकर लोगों से ये बता रहा था कि सोशल मीडिया ग्रुप्स पर एक्टिव होना पड़ेगा और खासतौर पर इस तरह के विशेष सोशल मीडिया ग्रुप्स पर जिनमें तकरीबन 800 लोगों को उसने एनरोल किया था। अब उन 800 नंबरों को सर्विलांस पर यूपी एटीएस ने लिया है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी, हिरासत में लिया जा सकता है, पूछताछ हो सकती है और कुछ और भी बातें सामने आ सकती हैं तुफैल से जुड़ी हुई, क्योंकि जिस मॉड्यूल की बात कही जा रही है वो सोशल मीडिया पर इस तरह के पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे को यहाँ पर लॉन्च करने जैसी बातें हैं। और आज के दौर में सोशल मीडिया एक सशक्त हथियार इस तरह के लोगों के लिए बनता जा रहा है। लिहाजा तुफैल किन लोगों से जुड़ा हुआ था, भारत में कौन लोग उसकी मदद कर रहे थे या कौन हैंडलर्स थे जिनकी मदद से वो सोशल मीडिया पर इस तरह के ग्रुप बनाकर इस तरह का कंटेंट यूज कर रहा था, ये सारी बातें हैं जो तुफैल से पूछताछ में और भी सामने आई। तो अभी अभिषेक, क्या तुफैल जिस ग्रुप में जुड़ा था, जिन 800 लोगों का जिक्र किया जा रहा है, क्या वो सारे नंबर इंडियन ही थे या वो सारे नंबर पाकिस्तानी थे? तुफैल इसके अलावा भी किसी और ग्रुप में जुड़ा हुआ था, क्या पता चल पा रहा है? देखिए शबाब, ये कहानी शुरू तब होती है जब तुफैल सोशल मीडिया के जरिए कुछ पाकिस्तानी ग्रुप्स में जुड़ जाता है और फिर वहां से उसे बाकायदा हैंडलिंग, जो हैंडलर्स हैं वो उसको बाकायदा बता रहे थे, उसकी हैंडलिंग कर रहे थे कि किस तरह उसे आगे काम करना है। तुफैल उनकी बात सुनकर आगे बढ़ता रहा। पूर्वांचल में उसने ग्रुप बनाया। कुछ ऐसे इलाके, चाहे वो आजमगढ़, मऊ, इस तरह के इलाकों में जाकर वो धार्मिक सभाओं में जाकर ये बातें कहता रहा और फिर तकरीबन 800 लोग उससे जुड़ गए और फिर इसी मैसेज को वो आगे कन्वे कर रहा था कि इस तरह के ग्रुप बनाए जाएं और धार्मिक सभाओं में जाकर वो ये सारी बातें कर रहा था। अब तुफैल कहाँ कहाँ गया, किन लोगों से मिला, इस बीच उसने तकरीबन 1 साल तक कई सारी यात्राएं भी की। कहाँ कहाँ जाकर किन लोगों से मिला, कौन कौन से ग्रुप बनाए, क्या तुफैल अकेले है या कोई और भी इस तरह का है जो उसके साथ इस तरह से सोशल मीडिया वॉर में जुड़ा हुआ था भारत के खिलाफ, ये वो बातें हैं जो तुफैल को जब रिमांड पर अब लिया जा रहा है तब वो और भी बातें सामने रखते हैं। ठीक है अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए। खबर पर आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर नोएडा से आपको बताएंगे, जहां पर जेपी इंफ्रा के कई ठिकानों पर
कई प्रोजेक्ट्स पर ईडी ने रेड मारी। ईडी ने अपने साथ कई दस्तावेजों को जब्त किया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जेपी इंफ्राटेक के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नोएडा एनसीआर समेत, दिल्ली एनसीआर समेत 15 ठिकानों पर यह रेड पड़ी है। बताया जा रहा है कि नोएडा सेक्टर 128 के जेपी इंफ्राटेक ऑफिस में ईडी ने रेड मारी है। होम बायर्स और निवेशकों के साथ बड़े धोखे का मामला है। ये 12,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का ये पूरा प्रकरण है। जेपी इंफ्राटेक पर फंड्स की हेरफेर के गंभीर आरोप लगे हैं। 12,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी, बायर्स के साथ झूठे वादे, इसी तमाम बातों को लेकर के ईडी ने आज रेड मारी है। जेपी इंफ्राटेक के कई ठिकानों पर दिल्ली एनसीआर के ईडी की रेड पड़ी है। करीबन 15 ठिकाने हैं जहां पर ईडी ने रेड की है। महेंद्र हमारे सहयोगी नोएडा से सीधे जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या जानकारी है ईडी की इस रेड से रिलेटेड? बिल्कुल, देखिए सदाब, आज तकरीबन सुबह 6 बजे जो जेपी का जो ग्रुप है उसके तमाम ठिकानों पर बताया जा रहा है कि कुल नोएडा एनसीआर मुंबई समेत 15 ठिकानों पे सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंचती है और तमाम जो दस्तावेज होते हैं, तमाम जो इम्पोर्टेंट पेपर होते हैं, जो सीडी हार्ड ड्राइव, जो कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, उसको अपने कब्जे में लेती है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 12,000 करोड़ का ये पूरा मामला है। किस तरीके से जो जेपी बिल्डर है अपने तमाम बाहर से उसने पैसे लिए, तमाम निवेशकों से जो उसने पैसे लिए ताकि फ्लैट दे सके और ताकि इन्वेस्टमेंट का दोगुना फायदा दे सके। मगर ऐसे में कहीं ना कहीं जेपी बिल्डर्स है वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुका था। जो फ्लैट बायर थे उनको उसने फ्लैट नहीं दिया था और जो कहते बार बार ये आश्वासन देता था कि हम आपको फ्लैट देंगे। इसी बीच जब ईडी की तो पता चला है कि पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, क्योंकि 12,000 करोड़ का जो अमाउंट होता है काफी बड़ा होता है। आप समझ सकते हैं किस तरीके से आए दिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों में जो फ्लैट बायर्स होते हैं हंगामा करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं ताकि वो उनको अपना फ्लैट मिले, यानी कि जिसकी वो किस्त जमा करते हैं, जिसके लिए वो दिन रात पैसा जोड़कर उन्होंने फ्लैट लिया, उसकी ना उसको रजिस्ट्री मिलती है ना फ्लैट की चाबी मिलती है। और ऐसे में जेपी बायर्स, जेपी ग्रुप नहीं, पटेक की बात करें, तमाम ऐसे बड़े की बात करें, ये आए दिन इसी तरह का एक तरीके से हथकंडा अपनाते हैं कि जो बायर्स का पैसा होता है वो प्रॉपर्टी पे ना लगा के दूसरे अलग इन्वेस्टमेंट पर लगाते हैं, अन्य प्रॉपर्टी पर लगाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो पुराना प्रोजेक्ट होता है वो रुक जाता है। तो इसका सीधा नुकसान आम आदमी यानी कि आम जनता को होता है। तो ऐसे में लगातार शिकायत मिल रही थी कि जो जेपी है वो पैसों का लेन देन गलत कामों में कर रहा है, जो इन्वेस्टर के पैसे उसको गलत जगह इस्तेमाल कर रहा है, जो बायर्स के पैसे हैं उसको गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो ऐसे में जब ईडी की टीम पहुंचती है तो वो भी हैरान हो जाती है कि किस तरीके से, खासकर अगर पूरे देश में बात करें तो सबसे ज्यादा बिल्डर का एक घर बन चुका है नोएडा और ग्रेटर नोएडा। यहाँ लाखों करोड़ों का घोटाला होता आ रहा है और ये केवल इसमें बिल्डर शामिल नहीं रहते, इसमें इनके साथ तमाम जो अधिकारी होते हैं वो शामिल होते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बना रखिए, आगे भी खबर पर जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर मथुरा से आपको बताएंगे, जहां पर स्कॉलरशिप घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां पर एक लंबे समय से घोटाला चल रहा था स्कॉलरशिप का। बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश ने शिकायत की थी। डीआईओएस समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। छात्रों के स्कॉलरशिप घोटाले को अंजाम दिया गया था। डी फार्मा, ITI, LLB के छात्रों की स्कॉलरशिप में ये घोटाला सामने आया था। 2020 में विधायक ने घोटाले की शिकायत की थी। महाविद्यालय प्रबंधक समेत शिक्षा माफियाओं पर कानून का शिकंजा कसा है। कानपुर के EOW थाने में FIR दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। वीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी मथुरा से सीधे जुड़ गए हैं। वीर, क्या जानकारी है इस खबर से जुड़ी? देखिए साहब, बिल्कुल जिस तरीके से मथुरा का ये स्कॉलरशिप घोटाला और अब तक का सबसे बड़ा घोटाला ही सामने आया है, क्योंकि जो 1 के करीब जो विद्यालय हैं जिनमें स्नातक की जो छात्र छात्राएं पढ़ती थी, इनमें बड़ा स्कॉलरशिप का घोटाला किया गया। और घोटाले की आपको बता दें कि 2016 से लेकर 2021 तक की जो स्कॉलरशिप थी उसमें घोटाले की आशंका छात्रों के द्वारा दर्ज की गई। तो इसकी शिकायत भाजपा विधायक पूर्ण प्रसाद से की गई छात्रों के द्वारा, और इस पूरे मामले की शिकायत भाजपा विधायक ने शासन से की गई। शासन में जब काफी देर तक सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने 2022 में इस पूरे प्रकरण को विधानसभा में रखा था। विधानसभा में रखने के बाद अब कानपुर में इस पूरे प्रकरण की FIR हुई है। आपको बता दें कि इसमें
जो मथुरा के 5 विधानसभा क्षेत्रों में जो संचालित बड़े बड़े जो डिग्री कॉलेज है, नामचीन डिग्री कॉलेज है, उन पर बता दें कि करीब करीब 100 करोड़ से अधिक घोटाले का जो आरोप है वो यहाँ लगता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो घोटाले, आप कह सकते हैं कि जो शिक्षा माफिया है, जो शिक्षकों को जो भविष्य में लगातार जो खिलवाड़ करते, शासन से जो धनराशि उन्हें दी जाती थी उन्हें नकारने का काम लगातार यहाँ किया जा रहा था। इसी को लेकर के भाजपा के जो विधायक है पूर्ण प्रकाश ने वो शासन में शिकायत की, और शिकायत के बाद अब जिस तरीके से मुकदमा दर्ज हो गया, और मुकदमा दर्ज होने के बाद जिस तरीके सरकारी जो महकमा उसमें हड़कंप मच गया, क्योंकि इसमें कई DIOS और जो समाज कल्याण विभाग के जो अधिकारी है वो नामजद किए गए, कई जो शिक्षा से जुड़े जो प्रबंधक है उनको नामजद किया गया। अब देखना यही होगा कि FIR दर्ज करने के बाद, क्योंकि संगत धाराएं 420 से लेकर 467, 478 और 409 जो गबन की जो गंभीर धारा जो लगाई गई है वो इसमें शामिल है। तो आप देखना यही होगा कि पुलिस की जो टीम है वो इन शिक्षा माफियाओं को कब गिरफ्तार कर पाती है, गिरफ्तार करने के बाद कब तक ये सलाखों के पीछे जाएंगे, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, कोई साधारण घोटाला नहीं है, बल्कि जिस तरीके से सरकार से जो बच्चों को मिलने वाला अनुदान है उसका सीधे तौर पर घोटाला इन शिक्षा माफियाओं के द्वारा किया गया है। तमाम ठीक है, शुक्रिया वीर इस पूरी जानकारी के लिए। आप खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए जुटे रहिए, फिर जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर आपको मिर्ज़ापुर से बताएंगे, जहां पर साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां पर एक कॉलेज प्रबंधन के साथ साइबर ठगी हुई है। कमला माहेश्वरी डिग्री कॉलेज के साथ ये ठगी का पूरा प्रकरण सामने आया है। साइबर ठगों ने 8.5 लाख रुपए की ये ठगी की है। कॉलेज के कर्मचारियों की मिलीभगत से ये ठगी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। कॉलेज की जब ऑडिट हुई तो उस ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। प्रिंसिपल ने साइबर थाने में फिलहाल FIR दर्ज करा दी है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। कॉलेज कमला माहेश्वरी डिग्री कॉलेज, जहां पर साइबर फ्रॉड हुआ है, और बताया ये भी जा रहा है कि साइबर फ्रॉड में कॉलेज प्रबंधन से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनकी भी मिलीभगत है। अब ये पूरा मामला बड़ा संजीदा हो गया है कि साइबर ठगी में कॉलेज प्रबंधन कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे कर्मचारी इससे जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस पूरे प्रकरण की जानकारी हो गई। अब उसके बाद साइबर थाने में FIR दर्ज कराई गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, क्या जानकारी है? आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो और कन्या PG कॉलेज का है, और 2021 में से ही वहाँ पे जो लड़कियां BA के लिए साइबर कैफे जाके जो है फीस जमा करती थी, तो उन फीस के द्वारा जो फीस जमा उनके द्वारा किया जाता था, उस फीस की जो रसीद मिलती थी वास्तव में वो फेक रसीद रहती थी, और कॉलेज में तो उसको जमा कर दिया जाता था, मगर जो विद्यालय का जो यूनिवर्सिटी का जो अकाउंट था वहाँ पे कभी पैसा पहुंचा ही नहीं। तो ये ऑडिट में खुलासा हुआ कि इस तरीके का जालसाजी किया गया है, जिसमें 8.5 लाख रुपए का जो है गबन किया गया है। जब इस बात की जानकारी प्राचार्य को हुई ऋतु सिंह को, तो उन्होंने मुकदमा साइबर थाने में दर्ज कराया है। पहले तो नोटिस भेजा, मगर नोटिस भेजने के बाद भी जो जालसाज थे उनके ऊपर कोई जो है जू नहीं रहेगा उनके कान पे, तो उन्होंने फिर उसके बाद साइबर थाने पे मुकदमा दर्ज कराया है। और इस मुकदमे को लेकर जो है पुलिस का कहना है कि विधिक जांच की जा रही है, और जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा उनके ऊपर सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आकाश इन तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर गोरखपुर से आपको बताएंगे, जहां पर बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब 4 कौवे मरे मिले, और उसके बाद जब उनकी जांच की गई तो उसमें बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है। ये बड़ी बात है। 6 दिन में कई पक्षियों की मौत हुई है। जांच के लिए फिलहाल सैंपल भेज दिया गया है। भोपाल की टीम जो है वो कल गोरखपुर पहुंचेगी। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर गोरखपुर से, जहां पर 10 दिन में कई पक्षियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू के जो आसार हैं वो वहां पर और ज़्यादा बढ़ गए हैं, बिगड़ गए हैं, क्योंकि जिन पक्षियों की मौत हुई है उनके सैंपल की जब टेस्टिंग कराई गई तो उसमें बर्ड फ्लू के वायरस पाए गए हैं, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। अब इसके बाद इन पक्षियों के सैंपल भेज दिए गए हैं टेस्टिंग के लिए, और भोपाल से जो टीम है वो गोरखपुर आएगी और यहाँ पर बर्ड फ्लू के मामलों में पूरी आगे की जांच की जाएगी।
सुशील हमारे सहयोगी गोरखपुर से सीधे जुड़ गए। सुशील, क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल समाप्त मैं आपको बता दूं कि लगातार जो ये बर्ड फ्लू के मामले हैं वो आज लगातार जब बढ़ रहे थे तो उनमें कम से कम एक दो दिन गैपिंग करके तकरीबन एक महीने के अंदर 4 वन्य जीवों की मौत हो गई थी। तब जाकर के जो है जो प्रशासन जागा था वो तब जब मुख्यमंत्री ने जो है बैठक करके सभी अधिकारी को निर्देशित किया था और चिड़ियाघर बंद करने का निर्देश दिया था। फिलहाल पहले जो है 4 दिनों के लिए बंद हुआ, उसके बाद से 20 तक बंद हुआ और अब 27 मई तक बंद है। लेकिन अभी जो आज का जो अपडेट है उसमें जानकारी मिल रही है कि जो लोकल स्तर पे जो जांच कराई जा रही है उसमें लगातार जो है किसी न किसी वन्य जीवों में बर्ड फ्लू के जो पॉजिटिव रिपोर्ट है वो पाए जा रहे हैं, जिसको लेकर ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि अभी 27 मई के बाद भी चिड़ियाघर बंद हो सकते हैं। फिलहाल भोपाल से जो रिपोर्ट है वो आजकल हुई है, आने वाली है, आज भी आने वाली थी लेकिन नहीं आई। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि कल वो रिपोर्ट आएगी, तब जाकर चीजें निकल के कुछ सामने आएगी। लेकिन जो प्रथम दृष्टिया यहाँ के जो डीएफओ का मानना है, उनका ये कहना है कि जो कौवों की जो 10 दिनों के अंदर जो 6 कौवे मृत पाए गए थे उनमें से 4 को सैंपल के लिए भेजा गया था, जिनमें से 3 का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। तो बताया जा रहा है कि प्रवासी पक्षियों की वजह से किसी में बर्ड फ्लू का केस रहा होगा और वो जो है चिड़ियाघर के चूंकि राम करताल के बगल में स्थित है चिड़ियाघर, तो ऐसे में उनके द्वारा जो है ये पूरा बर्ड फ्लू का वायरस है वो चिड़ियाघर में फैल सकता है। इसको लेकर के पूरी तरह से जांच की जा रही है और निश्चित रूप से तब माना जा रहा है तब तक चिड़ियाघर आगे भी बंद किया जा सकता है। लेकिन अभी एहतियातन उन सारे कौवों को एक टीम गठित कर दी गई है भगाने के लिए, और दूसरा जो है जो ऐसे बाड़े हैं जहाँ पर पानी रुका हुआ है ऐसे शेरों के लिए या फिर तेंदुओं के लिए, तो उन सभी ऊपर के बाड़ों पर ऊपर से जो है जाली नुमा पर्दा लगाया जा रहा है ताकि जो कौवों का बीक है वो नीचे ना आ सके, जिससे ये वायरस की पूरी तरह से रोकथाम की जा सके। और पूरी तरीके से चिड़ियाघर को सैनिटाइज किया जा रहा है और एक एक व्यक्ति को जो सैनिटाइज करके पीपी किट में पहना हुआ है वही अंदर जा रहा है, बाकी किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए सुशील। आप नजर बनाए रखिए, फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर उत्तराखंड से आपको बताएंगे। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। 12.5 लाख के आसपास श्रद्धालु चारधाम की यात्रा करने के लिए बाबा केदार के दर पर पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर है। 4,77,000 श्रद्धालुओं ने अब तक बाबा के दर्शन किए हैं। यमुनोत्री में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, गंगोत्री में 2 लाख से ज्यादा और बद्रीनाथ में 3 लाख से ज्यादा जो भक्त हैं वो पहुंचे हैं। और अब तक 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। श्रद्धालुओं का बड़ा जन सैलाब चारधाम यात्रा के लिए उमड़ रहा है, पहुंच रहा है। सचिन हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़ गए हैं सीधे। सचिन, श्रद्धालुओं का उत्साह जो है वो बढ़ रहा है और आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। देखिए, जिस तरीके से जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं लगातार सरकार के द्वारा, यानी 12 लाख से ज्यादा जो है चारधाम यात्रा, जब 30 अप्रैल से शुरू हुई थी ये यात्रा, तो जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। यानी सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं बाबा केदारनाथ के हैं, वहाँ पर जो है 60,000 से ज्यादा जो है लोग डेली दर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए माँ यमुनोत्री की, तो यमुनोत्री में भी करीबन जो है 70,000 से करीब जो है जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बार हम आंकड़ों की अगर बात करें तो धीरे धीरे जो है डे बाय डे की बात करें तो कहीं ना कहीं यात्रा में बढ़ोतरी होगी। लेकिन कई कारण है इस बार, अगर पिछले बार की हम तुलना करें तो इस बार यात्रा का रुझान बहुत कम देखने को मिल रहा है। इसके कई कारण माने जा सकते हैं, क्योंकि मौसम अब आने वाला जो मानसून होगा, आने वाले मानसून में जो है आप जान सकते हैं कि बरसात तो कुछ दिनों बाद यानी 10-15 दिन बाद यहाँ पर बरसात बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं तो जो है इफेक्ट जो है चारधाम ऐसा पड़ रहा है बारिश को देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो है जैसी ही बरसात खत्म होगी उसके बाद जो है चारधाम यात्रा में बढ़ोतरी जो है देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है सरकार की लगातार कोशिश है कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालु पहुंचे, और चाहे बाबा केदारनाथ की बात करें या बाबा बद्रीनाथ की बात करें, लगातार श्रद्धालु पहुंचे। सरकार की व्यवस्था भी पूर्ण रूप से लगातार सरकार ने अच्छी व्यवस्था करी हुई है। साथ ही जो है जिस तरीके से कहीं पर जो है बादल फटने की घटना होती है या जो रिवर है या नदियों में का जो है जल स्तर बढ़ जाता है, तो उसको लेकर लगातार चेतावनी दी जा रही है। जो भी चारधाम यात्रा में श्रद्धालु आना चाहते हैं तो सबसे पहले मौसम की अपडेट लेकर ही घर से निकले। और साथ ही जगह जगह हरिद्वार से जो है चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है। जगह जगह पुलिस मुस्तैद है। ऋषिकेश की बात करें, यात्रा की बात करें, हम श्रीनगर की बात करें या रुद्रप्रयाग की बात करें, जगह जगह पुलिस का जो है चौकिया है, वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। साथ ही सबसे पहले हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल पर भी जो ऐप है मौसम विभाग का,
आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही जो है हेली सेवाएं भी लगातार यहाँ पर अच्छी चल रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है लगातार जो है आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं चार धाम श्रद्धालु का जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा। ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, धन्यवाद। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।